हिंदी साहित्य में आज हम देखेंगे आत्मकथा एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी। यह आत्मकथा आपके हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। यूनिट 10 में आत्मकथा जीवनी और अन्य गतिविधियों वाले में। इससे पहले भी कई आत्मकथा अन्य गतिविधियाँ यानी यूनिट 10 के विभिन्न रचनाओं, चाहे आफूदरी हो जाए, चाहे मुर्दहिया हो जाए, चाहे माटी की मूर्तें हो जाए, उसके वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसमें देखिए हम परिचय देखेंगे और भूमिका देखेंगे। देखते हैं मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था। 3 अप्रैल 1931 को हुआ था, भानपुरा मध्य प्रदेश में। लेखन संस्कार इनको पिता सुख संपत राय से विरासत में मिला। स्नातकोत्तर के उपरांत लेखन के साथ साथ इन्होंने कई वर्षों दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरिंडा हाउस में, काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है मिरिंडा हाउस में, हिंदी का अध्यापन किया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्ष भी रहीं। आपका बंटी और महाभोज इनकी चर्चित औपन्यासिक कृतियां हैं और इसी दोनों के चलते तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। और इनका जो महाभोज नाटक है, जो कि पहले उपन्यास था, फिर इन्होंने उसको नाटक के शक्ल में ढाला और यह नाटक नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है महाभोज नाटक का प्रकाशन वर्ष। अन्य उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, जो कि इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है, और स्वामी भी है। ये सभी उपन्यास संपूर्ण उपन्यास शीर्षक से एक जिल्द में उपलब्ध हैं। इनके कहानी संग्रह है 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है। एक कहानी यह भी आत्मकथा है, जबकि यही सच है इनकी कहानी है, आपको यह पढ़ना चाहिए। प्रतिनिधि कहानियाँ तथा सभी कहानियों का समग्र जो है वह संपूर्ण कहानियों के नाम से संकलित है। एक कहानी यह भी आपकी आत्मकथात्मक पुस्तक है, जिसे आपने अपने लेखकी आत्मकथा कहा है। निर्मला और रजनीगंधा इनकी पटकथा पुस्तकें हैं। निर्मला क्या है, प्रेमचंद का उपन्यास भी है, लेकिन इनका क्या है, पटकथा पुस्तक है। महाभोज, बिना दीवारों के घर, उजली नगरी, चतुर राजा, नाट्य कृतियाँ तथा बच्चों के लिए पुस्तकों में प्रमुख है कौन कौन, आस माताएं, जो कि उपन्यास है। आंखों देखा झूठ, कलवा, कलवा क्या है, कहानी है, ये आदि बच्चों के लिए फेमस है। आप व्यास सम्मान, यानी कि मन्नू भंडारी व्यास सम्मान, शिखर सम्मान, जो कि हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा दिया गया, शब्द साधक शिखर सम्मान आदि से सम्मानित की जा चुकी हैं। तो यह याद रखें, मन्नू भंडारी को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। यह हिंदी साहित्य में जानी जाती है किसके लिए, महाभोज और आपके बंटी जैसे आपके विख्यात रचनाओं के लिए, विख्यात उपन्यास नाटक के लिए। जो इनका निधन हुआ, आपका बंटी और महाभोज दोनों नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। दोनों इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं। इनका निधन 15 नवंबर 2021 को हुआ है, अभी मतलब कि 3-4 साल पहले। बाकी मतलब पुस्तक के अंश के भी भाग देख लेते हैं, उसके पीछे जो पुस्तक था, उसके बाद हम भूमिका देखेंगे। प्रमुख लेखक भी आखिर है तो मनुष्य ही, और यदि उसकी ज़िंदगी का श्वेत पक्ष औरों की अपेक्षा अधिक प्रबल है, तो उसका श्याम पक्ष भी तो उतना ही प्रबल हो सकता है। यह पूछ देगा यह किसका कथन है, तो यह मन्नू भंडारी का स्वयं का कथन है और इसी पुस्तक से है। आपका बंटी और महाभोज जैसे उपन्यास अनेक बहुपठित चर्चित कहानियों के लेखिका मन्नू भंडारी इस पुस्तक में अपने लेखक के जीवन की कहानी कह रही हैं। यह उनकी आत्मकथा नहीं है, लेकिन इसमें उनके आत्मकथा उनकी पूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें उनके अनेक भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे हैं, इसलिए यह आत्मकथा की श्रेणी में है। यह ख्याति प्राप्त लेखक के जीवन संगनी होने का रोमांच और एक जिद्दी पति की पत्नी होने की बाधाएं। जिद्दी पति कौन, राजेंद्र यादव, जो कि खुद एक साहित्यकार रहे हैं, के तरफ अपनी लेख की ज़रूरतें, महत्वाकांक्षाएं नहीं, और दूसरी तरफ एक घर को संभालने का बोझिल दायित्व, एक धूर आम आदमी की तरह जीने की चाह और महान उपलब्धियों के लिए ललकता आसपास का साहित्यिक वातावरण। ऐसे कई विरोधाभासों के बीच मन्नू जी लगातार गुजरती रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिजीविसा, अपनी सादगी, अपनी आदमियत और अपनी रचना संकल्प को नहीं टूटने दिया।
यह हम सब में होना चाहिए। यह आत्मसंस्मरण मनु जी की जीवन स्थितियों के साथ साथ उनके दौर की कई साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी रोशनी डालती है। नई कहानी दौर की रचनात्मक बेकली और तात्कालिक लेखकों की ऊंचाइयों नीचाइयों से भी परिचित कराता है। साथ ही उन परिवेशगत स्थितियों को भी पाठक के सामने रखता है जिन्होंने उनकी संवेदना को झकझोर दिया है। तो प्रस्तुत है एक कहानी यह भी। देखिए, यह लेखिका मनु भंडारी ने अपने जो उनकी बेटी टिंकू है, जिसका नाम रचना है, और मतलब ये तो उपनाम है प्यार से वाला, तो रचना टिंकू बेटी और दिनेश बेटा के लिए समर्पित है, क्योंकि वह भी तो जाने जीवन के सच्चाई, पिता राजेंद्र यादव और अन्य जीवन के एक पक्ष को तो जाने। थोड़ा सा बस छुआ गया है पूरा। लेखिका ने खुद माना कि यह पूरी तरह उनकी आत्मकथा नहीं है, लेकिन हाँ, उनके जीवन को जरूर छुआ है और एक लेखक के जीवन की आत्मकथा है। अब देखते हैं भूमिका। एक स्पष्टीकरण। उन्होंने लिखा है, आज तक मैं दूसरों की ज़िंदगी पर आधारित कहानियां ही रचती आई थी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की जुर्रत की है तो यह जुर्रत थी क्योंकि हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के, अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता है। सही बात है। जब कोई भी लिखेगा तो अपने ही अनुभव में तो लिखेगा। जैसा कि राम मिर्च बेनीपुरी का माटी की मूर्तें हैं, लिखा तो जरूर है लेकिन अपने ही जीवन से तो लिखा है। सभी जोड़ के सभी कहानी, जितने भी 12 पात्र उसमें है, लेखक के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। आगे है, कहीं उसके विचार और विश्वास गुथे हुए हैं तो कहीं उसके उल्लास और अवसाद के क्षण, कहीं उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं अंकित हैं तो कहीं धिक्कार और प्रताड़ना के उद्गार। इतना सब जानने महसूस करने के बावजूद अगर मैंने इसे लिखा है तो केवल इसलिए कि दूसरों की कहानियां रचते समय मुझे अपनी कल्पना की उड़ान के लिए पूरी छूट रहती थी, जिसके चलते मैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी घटनाओं को जितना चाहती, काटती, छाटती, बदलती, बढ़ाती रहती थी, क्योंकि उस समय मेरा लक्ष्य न सामने वाला व्यक्ति रहता था, न उसकी ज़िंदगी का किसी घटना या अनुभव को उकेरना। वह सब तो मेरे लिए निमित्त मात्र रहता था, जिससे माध्यम बनाकर मैं हमेशा उनके अनुभव को सीमित दायरे से निकालकर किसी व्यापक संदर्भ के साथ जोड़ने की कोशिश करती थी, ताकि उसके अनुभव के साथ अनेक दूसरे भी तादाद में स्थापित कर सकें, यानी वह सबका अनुभव बन सके। पर अपनी कहानी लिखते समय सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्पना के पर ही कुतर कर एक और सरका देने पड़े, क्योंकि यहाँ तो निमित्त भी मैं थी और लक्ष्य भी मैं, क्योंकि अपने लिख रहे हैं। यहाँ न किसी के साथ तादाद में स्थापित करने की अपेक्षा थी, न संभावना। यह शुद्ध मेरी ही कहानी है और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए न कुछ बदलने बढ़ाने की आवश्यकता थी, न काटने छाटने की। यहाँ मुझे केवल उन्हीं स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था, वो भी जस का तस, जिनसे मैं गुजरी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो कुछ मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, शब्दशः उसी का लेखा जोखा है यह कहानी। एक कहानियाँ भी, जहाँ मेरे लेखन के क्रमिक विकास, उससे जुड़ी घटनाओं, मुझे साहित्य संवारते, जोड़ते तोड़ते संपर्कों, संबंधों पर ही केंद्रित रहना, इसकी सीमा है, वहीं इसकी अनिवार्यता भी। बस शायद यही दूसरे पर कहानियाँ रचने की विधा अपने पर कहानी लिखने से अलग जा पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पूरी आत्मकथा यह है ही नहीं, लेकिन हाँ, जीवन की जो चीज़ों को इन्होंने बताया है लेखक की दृष्टि से, वह तो आत्मकथा के तहत ही आता है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी रखा है, एक कहानी यह भी। तो यानी कि लेखक के एक लेखिका के एक जीवन के एक अंश की कहानी है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र है। यह पंक्ति पूछी भी जा सकती है कि किसकी है, जो मुख्यतः मेरे लेखकी व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। बचपन और किशोरावस्था के मेरे संपर्क संबंध, जिसमें कि माँ पिता, भाई बहन, मित्र, अध्यापक आदि हैं, वह परिवेश तो है जिसमें मेरे लेखकी व्यक्तित्व की नींव पड़ी थी। वो संभालने के बाद जिन पिता से मेरी कभी नहीं बनी, उम्र के इस पौड़ेपन यानी कि जब प्रौढ़ हो गई तो पीछे मुड़कर देखती हूँ तो आश्चर्य होता है, बल्कि कहूँ कि अविश्वसनीय लगता है कि आज अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, उसका बहुतांश विरासत के रूप में शायद मुझे पिता से ही मिला है। इसलिए उनका वर्णन थोड़े विस्तार में चला गया। फिर लेखन की शुरुआत का पहला चरण और उसकी विकास यात्रा, जो बेहद मंथर गति से चलने के बावजूद नाटक, उपन्यास और पटकथा लेखन तक तो फैली, अन्य विधाओं पर तो कभी प्रयोग ही नहीं किया। जानते हूँ वे सब मेरी सामर्थ्य की सीमा के बाहर हैं, मतलब अन्य
चीज़ें हो गई, कविताएं हो गई, अन्य आपकी निबंध हो गए, ये सब। हाँ, अपनी विधा की रचनाओं के दौरान इनसे संबंधित व्यक्तियों और स्थितियों के जो दिलचस्प अनुभव हुए उसका संक्षिप्त ब्यौरा इस कहानी का प्रमुख हिस्सा है। अपनी इस लेखकी यात्रा में लेखक बंधुओं और लेखन में रुचि रखने वाले लोगों का जुड़ते चले जाना स्वाभाविक भी था और अनिवार्य भी। फिर तो आज तक यहीं सहयात्री रहे मेरे, और इन्हीं के स्नेह सहयोग से मेरी ज़िंदगी का छोटा बड़ा काम अंजाम भी पाता रहा। मेरी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा होने के कारण कुछ साहित्येतर संबंधी, मतलब साहित्य से अलग संबंधों की उपस्थिति अनिवार्य थी। जहाँ मैं हूँ, चाहे जिस रूप में भी, उन्हें तो होना ही था। हाँ, कुछ लोग एक झोंके की तरह आकर मेरी मात्र संवेदना को ही नहीं झकझोर गए, बल्कि मेरे सामने कुछ अनुत्तरित प्रश्न भी छोड़ गए, और जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, हो सकता है तब तक ये भी मेरे साथ ही बने रहे। अपने निश्चल स्नेह और सहयोग से जिन्होंने जीवन के प्रति मेरी आस्था को बढ़ाया, उन्हें मैं भूल सकती हूँ क्या? इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा अस्तित्व ही इन साहित्येतर मित्रों पर ही टिका हुआ है, जो साहित्य के हमारे दोस्त हैं, मतलब मनु भंडारी कर रहे हैं, और जो साहित्य से अलग हैं वह भी उनसे मतलब जुड़ाव है, उन पर टिका हुआ है। इसलिए ये तो मैं हूँ, इसके बिना तो मेरी कहानी बन ही नहीं सकती थी। उसके बावजूद मैंने इनमें से किसी का भी व्यक्तित्व विश्लेषण नहीं किया। हो सकता है कि इसके मूल में यही बात रही हो कि अपनी कहानी के बीच दूसरों की कहानी क्यों डाली जाए। इनका कहीं और उपयोग नहीं किया जा सकता, ज़्यादा सार्थक उपयोग। यो छोटी मोटी टिप्पणियाँ तो ज़रूर की हैं, पर या तो उनको परिचित कराने के लिए या फिर किसी संदर्भ विशेष के चलते। मतलब इसमें क्या है, लेखिका यह बताती हुए चलती हैं, यही तो है भूमिका। कोई भी लेखक न तो संपर्क संबंध विहीन हो सकता है, न परिवेश निरपेक्ष। कोई भी, मतलब लेखक हो चाहे व्यक्ति हो। इसलिए उन घटनाओं को तो इसका अनिवार्य हिस्सा होना ही था, जिन्होंने मात्र मेरी संवेदना को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उससे जुड़े हुए जो छोटे छोटे प्रसंग, जिन्होंने कभी मुझे आहत किया, कभी बेहद क्षुब्ध, तो कभी मुझ ना समझ के भ्रम भंग भी किए हैं। यो भी एक लेखक की यात्रा होती ही क्या है, बस उसकी दृष्टि परिवार के छोटे छोटे दायरे से निकलकर धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश को समेटते हुए समाज और देश तक फैलती चलती है। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले अनुभव उसे केवल समृद्ध ही नहीं करते, उसके दृष्टि को साफ और संवेदना को प्रखर भी करते हैं। हाँ, अब यह लेखक के अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि किस हद तक वह इन अनुभवों का रचनात्मक उपयोग कर सकता है। यह भी कैसी विचित्र विडंबना है कि दूसरों की कहानियाँ रचते समय मुझे सामने वालों को उसकी संपूर्णता के साथ अपने में मिलाना पड़ता था, और इस हद तक मिलाना पड़ता था कि स्व और पर के सारे भेद मिटकर दोनों एकलय एकाकार हो जाते थे। पर यह कहानी लिखते समय तो मुझे अपने को अपने से ही काट कर बिल्कुल अलग कर देना पड़ा था। यह निहायत जरूरी था, और इस विधा की अनिवार्य शर्त तटस्थता की मांग भी कि लिखने वाली मन्नू और जीने वाली मन्नू के बीच पर्याप्त फासला बनाकर रख सकूं। अब इसमें कहाँ तक सफल हो सकी, इसके निर्णायक तो पाठक ही होंगे। मुझे तो न इसका दावा है न दर्प है, ठीक है, न घमंड है न इसका दावा है। आपको बताना है मन्नू भंडारी का असली नाम, ठीक है, मन्नू भंडारी का असली नाम आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। लेखन और साहित्य से हटकर अपने निजी जीवन के त्रासदियों भरे पूरक प्रसंग को लेखक के जीवन पर केंद्रित अपनी इस कहानी में सम्मिलित किया जाए या नहीं, इस दुविधा ने कई दिनों तक मुझे परेशान रखा। अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों से सलाह ली, उसके आग्रह पर अंततः इसे सम्मिलित करने का निर्णय ही लिया। बाद में तो मैं सोचने लगी कि मेरा और राजेंद्र का संबंध जितना निजता और अंतरंगता के दायरे में आता है, उससे कहीं अधिक लेखन के दायरे में आता है। लेखन के कारण ही हमने विवाह किया था, हम पति पत्नी बने थे, बाद में तलाक हो गया, जैसा आपको पता चलेगा। उस समय मुझे लगता था कि राजन से विवाह करते ही लेखन के लिए तो जैसे राजमार्ग खुल जाएगा, और उस समय यही मेरा एकमात्र काम में भी था। उस समय कैसे मैं यह भूल गई कि शादी करते ही मेरे व्यक्तित्व के दो हिस्से हो जाएंगे, लेखक और पत्नी। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे लेखकी व्यक्तित्व को राजन ने जरूर प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इनके साथ मिलने वाला साहित्यिक वातावरण, होने वाली गप गोष्ठियाँ मेरे बहुत प्रेरणा स्रोत भी रहे। लेकिन मेरे व्यक्तित्व का पत्नी रूप, इस पर राजन निरंतर जो और जैसे प्रहार करते रहे, उसका परिणाम तो मेरे लेखक ने ही भोगा। निरंतर खंडित होते आत्मविश्वास से लेखन में आए गतिरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ, अंततः वह उसके पूर्ण विराम पर ही समाप्त हुआ। इसलिए पूरक प्रसंग की सारी बातें लगने को मेरे निजी जीवन से संबंधित ही लगेंगी, पर जुड़ी हुई तो मेरे लेखन से ही है, बल्कि मेरे लेखकी जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हाँ, यह मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने न तो इसमें वर्णित तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, न अपनी किसी दुर्भावना के चलते उन्हें विकृत करने के। जो कुछ भी लिखा एक आवेगहीन तटस्थता के साथ ही लिखा है।
मन्नू भंडारी। ये सब कथन किसका है? मन्नू भंडारी की। आमुख से भूमिका से, जिसका मतलब भूमिका को आमुख भी कहा जाता है। तो यह क्या है? आपकी एक कहानी, यह भी कि मन्नू भंडारी के कथन है। क्या है पुस्तक में? इन्होंने बताया, और आपको बताना है मन्नू भंडारी का असली नाम। तो यह भूमिका समाप्त हुई। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा हो।